6। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर में से सेक्शन नंबर डी में एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है। तो उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्य में स्थित तंत्र, यानी मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मनुष्य के अंदर 3 तंत्र दिए गए हैं। कितने तंत्र दिए गए हैं? 3। पहला है पाचन तंत्र। पहला तंत्र है पाचन तंत्र। तो पहला तंत्र हमको पढ़ना है पाचन तंत्र। दूसरा है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। और तीसरा है हमारा उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो ये 3 तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तो इन तीनों तंत्र में से एक प्रश्न विभाग डी में पूछा जाता है 4 नंबर में। तो हमको ये 3 प्रश्न तो करने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की सबसे पहले आपको आकृति बनाने की, और आकृति पर से ही उसके पॉइंट लिखने होते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में आपको आकृति बनानी बहुत जरूरी है। अगर वो बोले आकृति बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको आकृति बनानी पड़ती है। 4 नंबर के प्रश्न में आकृति जरूर बनानी है। तो आपकी ऐसी आकृति आपको इसमें बनाने की, और इस पर से फिर पाचन तंत्र के क्या लिखने के पॉइंट, इस पर से आपको पाचन तंत्र के पॉइंट लिखने के। अब देखो यहाँ पर हम एक एक अवयव के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर लिखना भी आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुख के बारे में। किसके बारे में? मुख के बारे में। तो आपको पाचन तंत्र में लिखने का कि मुख जो होता है, आहार नाल की शुरुआत किससे होती है? मुख से। तो आपको लिखने का पहला पॉइंट कि आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है। आहार नाल यानी कि आहार यानी भोजन, और नाल यानी नली। तो आहार नाल की शुरुआत किससे होती है? मुख से। मुख जो होता है वो आहार नाल के अग्र सिरे पर होता है। मुख दोनों होठों से घिरा होता है। तो मुख दोनों होठों से क्या होता है? घिरा होता है। अब आपको इसके बाद लिखने का मुख गुहा। तो मुख गुहा के बारे में लिखने का, देखो मुंह यानी मुख यानी मुंह, और गुहा यानी खोखला भाग। तो ये जो हमारा खोखला भाग है, इसको बोलते हैं मुख गुहा। तो आपको लिखने का ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच की, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच की गुहा को बोलते हैं मुख गुहा। अब इस मुख गुहा में क्या क्या होता है? तो लार ग्रंथि होती है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, और जीभ होती है। तो आपको लिखने का कि मुख गुहा के पॉइंट लिखने के कि ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में क्या होता है कि जीभ होती है, लार ग्रंथि होती है, और 4 प्रकार के क्या होते हैं? दांत होते हैं। अब आता है मुख गुहा के पश्च विस्तार को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी यानी कंठ नली। तो आपको लिखने का मुख गुहा के पश्च विस्तार को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी यानी कंठ नली। तो ये हमारी कंठ नली है। क्या है? कंठ नली। अब क्या होता है कि ये ग्रसनी जो है वो ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका यानी अन्न नली, अन्न नली। तो आपको लिखने का कि ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है, और ग्रसिका का खुलता है आमाशय में, आमाशय में खुलता है। तो आमाशय को जठर भी कहते हैं, आमाशय को जठर भी कहते हैं। तो आपको लिखने का कि आमाशय जो होता है वो
बाईं तरफ ऊपर की तरफ आया होता है। आमाशय में ग्रंथियां खुलती है जो जठर रस उत्पन्न करती है। अब आमाशय जो है वो किसमें खुलता है? तो क्षुद्रांत्र में। तो आमाशय क्षुद्रांत्र में खुलता है। क्षुद्रांत को बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। तो आपको लिखने का कि आमाशय क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत जो है वो आहानाल का सबसे लंबा भाग है, लेकिन कुंडलित होता है, यानी मुड़ा हुआ होने से, कुंडलित होने से थोड़ी सी जगह में व्यवस्थित हो जाता है। अलग अलग प्राणियों में क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे तृणाहारी है तो उसकी क्षुद्रांत जो होती है वो लंबी होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज का पाचन करना होता है। और मांसाहारी की क्षुद्रांत कैसी होती है? छोटी होती है। तो आपको लिखने का कि क्षुद्रांत जो है वो आहानाल का सबसे लंबा भाग है, लेकिन कुंडलित होने से थोड़ी सी जगह में क्या होता है? व्यवस्थित हो जाता है। अलग अलग प्राणियों में क्षुद्रांत की लंबाई क्या होती है? अलग अलग। जैसे कि तृणाहारी की क्षुद्रांत लंबी, सेल्यूलोज का क्योंकि पाचन करना होता है, और मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है? छोटी होती है। अब क्या होता है कि ये क्षुद्रांत जो है, ये क्षुद्रांत क्या होता है कि बृहदांत्र में खुलता है। किसमें खुलता है? बृहदांत्र। बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। तो आपको लिखने का कि क्षुद्रांत कहाँ खुलता है? बृहदांत्र में। बृहदांत्र का ये जो अंतिम भाग है उसको बोलते हैं गुदा। गुदा यानी मलाशय। और गुदा द्वार के द्वारा यानी मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। शरीर के कहाँ खुलता है? बाहर। तो ऐसा आपको पाचन तंत्र पूछे, मनुष्य का पाचन तंत्र आकृति बनाकर समझाइए, तो आकृति बनाकर इतना सारा आपको लिखना रहता है। पहला पॉइंट लिखने का कि आहानाल की शुरुआत मुख से होती है। मुख आहानाल के अग्र सिरे पर होता है। मुख दोनों होठों से घिरा होता है। ऊपरी जबड़े निचले जबड़े के बीच की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में जीभ होती है, लार ग्रंथि होती है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। मुख गुहा के पश्च विस्तार को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका आमाशय में खुलता है। आमाशय पेट में बाईं तरफ ऊपर की तरफ आया होता है। आमाशय में ग्रंथियां खुलती है जो जठर रस उत्पन्न करती है। आमाशय क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत आहानाल का सबसे लंबा भाग है, लेकिन कुंडलित होने से थोड़ी सी जगह में व्यवस्थित हो जाता है। पर अलग अलग प्राणियों में क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा कि तृणाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है? लंबी, और मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। फिर आता है क्षुद्रांत किसमें खुलता है? बृहदांत्र में। बृहदांत्र के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? गुदा। गुदा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। एक पॉइंट चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है? यकृत, और ये है अग्न्याशय। अग्न्याशय को बोलते हैं स्वादुपिंड। स्वादुपिंड। तो यकृत और अग्न्याशय ये एक सामान्य नली के द्वारा क्षुद्रांत में खुलते हैं। तो आपको लिखने का यकृत और अग्न्याशय यानी स्वादुपिंड एक सामान्य नली के द्वारा, कहाँ खुलते हैं? क्षुद्रांत में। कहाँ खुलते हैं? क्षुद्रांत में खुलते हैं। अब आता है हमारा दूसरा तंत्र मनुष्य में पाया जाता है, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में लिखने का कि श्वसन तंत्र में क्या होता है कि श्वसन तंत्र में लिखने का कि नाक के अग्र सिरे पर आए 2 छिद्रों को नासाद्वार कहते हैं। तो नाक के अग्र सिरे पर आए 2 छिद्रों को क्या बोलते हैं? नासाद्वार। ये नासाद्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर जाती है। तो नाक के अग्र सिरे पर आए ये 2 छिद्र जो है उसको बोलते हैं नासाद्वार। इस नासाद्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा कहाँ जाती है? अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकलती है। अब क्या होता है कि नाक की गुहा को नासा मार्ग कहते हैं। नासा मार्ग कहते हैं। तो आपको लिखने का नाक की गुहा जो है वो नाक की गुहा को क्या बोलते हैं? तो नासा मार्ग। क्या बोलते हैं? नासा मार्ग। तो ये नाक की जो गुहा है इसको हम क्या बोलते हैं? नासा मार्ग। क्या बोलते हैं? नासा मार्ग। अब ये नासा मार्ग में क्या होता है? महीन बाल होते हैं और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है। तो ये नासा द्वार के द्वारा जो हवा अंदर प्रवेश करती है उसके अंदर जो धूल के कण और सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो यहीं पर चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो नासा मार्ग से जो शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा वो कहाँ जाती है? तो वो जाती है ग्रसनी में। ग्रसनी में जाती है। तो ग्रसनी में जब जाती है तो क्या होता है कि
नाक की गुहा मुख की गुहा से क्या होती है, जुड़ जाती है। नाक की गुहा मुख की गुहा से क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आपको लिखने का कि नासा मार्ग से शुद्ध हवा कहाँ जाती है, ग्रसनी में, बराबर, यानी कहाँ जाती है, कंठ नली में। तब ये नाक की गुहा मुख की गुहा से क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन जो हमारा क्या है, कंठ, वो कंठ घाटी ढक्कन से क्या होता है, सुरक्षित होता है। ये जो कंठ है वो कंठ किससे सुरक्षित होता है, तो घाटी ढक्कन से, घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। तो कंठ किससे सुरक्षित होता है, घाटी ढक्कन से। जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं, जब मुख से हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण, तो ये क्या करता है, घाटी ढक्कन कंठ को बंद कर देता है, जिससे भी भोजन के कण कभी भी श्वास नली में प्रवेश नहीं करते, श्वास नली में प्रवेश नहीं करते हैं। तो आपको लिखने का कि बराबर, नासा मार्ग से जो शुद्ध हवा है वो कहाँ जाती है, ग्रसनी में। तब क्या होता है, नाक की गुहा मुख की गुहा से क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन जो हमारा कंठ है वो घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये घाटी ढक्कन जो होता है वो कंठ को क्या कर देता है, बंद, जिससे खुराक के कण कभी भी बराबर श्वास नली में प्रवेश नहीं करते हैं। ये श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में विभाजित होती है, तब उसको हम बोलते हैं श्वसनी। तो आपको लिखने का कि श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में क्या होती है, विभाजित होती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ आए हुए, प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ आए हुए बराबर फुफ्फुस यानी फेफड़े में, बराबर फुफ्फुस यानी फेफड़े में क्या करती है, प्रवेश, और प्रवेश करके अनेक शाखाओं में क्या होती है, विभाजित होती है, अनेक शाखाओं में क्या होती है, विभाजित होती है। तब उसको हम बोलते हैं श्वसनिका, तब उसको बोलते हैं श्वसनिका। तो लिखने का कि श्वास नली जो है वो श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में क्या होती है, विभाजित होती है, तब उसको हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ आए हुए फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश, और प्रवेश करके अनेक शाखाओं में क्या होती है, विभाजित होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना होती है, गुब्बारे जैसी रचना होती है, तो उसको हम बोलते हैं कूपिका, उसको क्या बोलते हैं, कूपिका। और मनुष्य में एक जोड़ी फुफ्फुस यानी फेफड़े पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, फुफ्फुस यानी फेफड़े पाए जाते हैं। तो मनुष्य का अगर श्वसन तंत्र पूछे तो आपको लिखने का कि नाक के अग्र सिरे पर आए दो छिद्रों को नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हवा बाहर जाती है। नाक की गुहा को नासा मार्ग कहते हैं। नासा मार्ग में महीन बाल और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है। तो नासा द्वार के द्वारा जो हवा अंदर प्रवेश करती है उसमें जो धूल के कण और सूक्ष्म क्या होते हैं, जीव जंतु, वो वहीं पर चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। नासा मार्ग से केवल शुद्ध हवा ग्रसनी में जाती है, तब नाक की गुहा मुख की गुहा से जुड़ जाती है। लेकिन जो हमारा कंठ है वो घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये घाटी ढक्कन कंठ को बंद कर देता है, जिससे भोजन के कण कभी भी श्वास नली में प्रवेश नहीं करते हैं। श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में विभाजित होती है, तब उसको हम बोलते हैं श्वसनी। श्वसनी क्या करती है, अपने तरफ आए हुए फेफड़ों में प्रवेश करके अनेक शाखाओं में क्या होती है, विभाजित होती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना होती है, जिसको बोलते हैं कूपिका। तो मनुष्य में एक जोड़ी फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं। अब आता है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में ये जो विक्र है, जिसको हम बोलते हैं मूत्रपिंड, तो यहाँ पर लिखने का विक्र, जिसको क्या बोलते हैं, मूत्रपिंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको किडनी। तो मनुष्य में एक जोड़ी विक्र रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। तो लिखने का कि मनुष्य में एक जोड़ी विक्र रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। विक्र जो होते हैं वो सेन के बीज आकार के चपटे होते हैं। विक्र कत्थई रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, कत्थई। तो आपको 3 पॉइंट लिखने के कि मनुष्य में एक जोड़ी विक्र रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। विक्र सेन के बीज आकार के चपटे होते हैं और कत्थई रंग के होते हैं। अब क्या होता है कि विक्र के ये अंदर की सतह है, विक्र के अंदर की सतह से लंबी वाहिनी नीचे की ओर जाकर, लंबी वाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। तो नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती
है। तो इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। इसको क्या बोलते हैं हम? मूत्र वाहिनी। तो आपको लिखने का कि विक्र के अंदर की सतह से लंबी वाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये मूत्र वाहिनी क्या करती है? विक्र से मूत्राशय की तरफ मूत्र का वहन करती है। विक्र से मूत्राशय की तरफ मूत्र का वहन करती है। मूत्राशय थैली जैसा होता है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होता है। मूत्राशय एक छोटे मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर आता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग एक छोटे छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, जिसे मूत्र द्वार कहते हैं। तो ये लिखने का आपको मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जब पूछे तो आपको लिखने का कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी विक्र रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। विक्र सेन के बीच आकार के चपटे होते हैं, कत्थई रंग के होते हैं। विक्र के अंदर की सतह से लंबी वाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये मूत्र वाहिनी विक्र से मूत्राशय की तरफ मूत्र का वहन करती है। मूत्राशय थैली जैसा होता है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होता है। मूत्राशय सक्रिय छोटे मार्ग के द्वारा शरीर के कहाँ आता है? बाहर। यानी मूत्राशय छोटे मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर आता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग जो होता है वो छोटे छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर होता है, जिसे मूत्र द्वार कहते हैं। अब क्या आता है कि यहाँ पर आपको ये पृष्ठ महाधमनी और पश्च महाशिरा बनाना है। पृष्ठ महाधमनी और पश्च महाशिरा। तो ये हमारा हो गया पृष्ठ महाधमनी, और ये हो जाएगा पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा। तो आपको मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र पूछे तो इस प्रकार से आपको आकृति बनाकर लिखना रहता है। तो ये चैप्टर नंबर 6 में 3 महत्वपूर्ण तंत्र पूछे जाते हैं। तो इन तीनों तंत्र में से एक तंत्र 4 नंबर में पूछा जाता है।